Hi, in this class we will discuss about circular motion. तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पहली टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, मान लीजिए ये पाथ है, सर्कुलर पाथ है और बॉडी इस पाथ में मूव कर रही है। मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन ए है और यहां से मूव करते करते यहाँ बी तक पहुंच गई, ए से चल के बी तक पहुंच गई, इतना पाथ ट्रेवल कर लिया। तो अगर अपन ये चेक करें कि आखिर एंगल कितना ये सेंटर से चेंज हुआ है, तो ये एंगल चेंज हुआ है। इस एंगल के चेंज को डेल्टा थीटा नाम देंगे, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो सेंटर के साथ उसके एंगल में कितना चेंजेस आता है इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज द एंगल swept by an arc in circular motion। तो एक तरह से ये आर्क बन रहा है ए बी, ये कितना एंगल बना रहा है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या अपन ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका एंगुलर पोजीशन में कितने चेंज होंगे उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस नाम दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये रेडियस। रेडियस कितना डिस्प्लेस हो गई तो एंगल बन गया। ठीक है, ऐसे भी अपन नाम दे सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट अगर अपने से पूछे तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, पूरा जो 360 डिग्री होता है उसमें होता है 2 पाई रेडियन। तो मतलब 1 डिग्री का मतलब हो गया 5 पाई/180 रेडियन। तो ऐसे एंगल्स को नापने की एक यूनिट रेडियन भी होती है। और इसको नापेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो ये डायमेंशन लेस है। तो ये इस तरह से अपने पहली टर्म सीखी सर्कुलर मोशन के दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी टर्म सीखेंगे अपन एंगुलर वेलोसिटी, और इसके मैग्नीट्यूड को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मान लीजिए कि ए पोजीशन पर है और मूव करते करते बी पर चले गई, तो कुछ ना कुछ एंगल बदला है। हो सकता है जल्दी बदलाव, हो सकता है धीरे बदलाव। बॉडी जल्दी गई होगी तो जल्दी एंगल बदल जाएगा, धीरे जाएगी तो धीरे एंगल बदलेगा। मतलब ये एंगल में चेंज जो हो रहा है इसकी रेट, इसको साइन ओमेगा से शो करते हैं। ये होता है एंगुलर पोजीशन में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब पर सेकंड कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जल्दी हो रहा है तो कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे हो रहा है तो कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो एंगल में चेंज होने की रेट को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसकी अगर अपने से यूनिट पूछे तो रेडियन पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो T-1। तो डेफिनेशन पूछे तो ऐसे लिखनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज की रेट, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं।
सर्कुलर मोशन से रिलेटेड तीसरी टर्म, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो मान लीजिए ए पॉइंट से बी पर गई, है ना, तो ये चेंज थोड़ा धीरे हुआ था, मान लो ये डेल्टा थीटा वन, ये चेंज थोड़ा धीरे हुआ था। फिर बी से सी पर गई, थोड़ी स्पीड अप होके गई, तो ये एंगल में जो चेंज आया अभी थोड़ा जल्दी आ गया। और मान लो सी से डी पर गई और फास्ट चली बॉडी, तो इस बार एंगल में चेंज और जल्दी आ गया। ठीक है ना, एंगल में चेंज होना टाइम के साथ, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। और ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लो पहले कम देर में एंगल ट्रेवल करा था, अब उतना ही एंगल आगे का थोड़ा जल्दी ट्रेवल कर लिया, उतना ही एंगल थोड़ा आगे का और जल्दी ट्रेवल कर लिया, तो कहेंगे कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ती जा रही है, इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लो कि अभी किसी समय पर मान लेते हैं जीरो, किसी समय जीरो मान लेते हैं, जीरो समय पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, लेट। एक सेकंड के बाद देखा तो वेलोसिटी थी 2 रेडियन पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद देखा, मतलब 2 सेकंड के बाद देखा तो एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद देखा तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई 4 रेडियन पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद देखा तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई 5 रेडियन पर सेकंड। मतलब ये एंगल चेंज होने की रेट बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि गाड़ी में रेस दी हो, है ना, रेस दी हो तो टायर पहले शुरुआत में कम वेलोसिटी से घूम रहा था, और जल्दी से घूम रहा है, अब और ज्यादा रेस दे दी तो और ज्यादा तेजी से घूम रहा है। हो रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना। तो पर सेकंड कितना एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट बोले तो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड, दो दो बार सेकंड हो गया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछी तो T-2। चलिए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चौथी टर्म है V R और ओमेगा में रिलेशन। रिलेशन अपन को निकालना है V में, R में और ओमेगा में। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, R मतलब रेडियस, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी पर गई, तो क्या हुआ, एंगल चेंज हुआ, ये एंगल चेंज हुआ। ठीक है, ये लंबाई भी तो चेंज हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, लेंथ भी तो चेंज हुई। लेंथ में कितना चेंज हुआ एक सेकंड में, इसे तो बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और एंगल में कितना चेंज हो रहा है एक सेकंड में, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जब लंबाई में चेंज होगा तो एंगल में भी चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इन तीनों में। तो देखते हैं क्या रिलेशन होगा। तो अपन जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये अपन जानते हैं, वी नो दैट। तो अब यहाँ पर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, यही होता है ना डेल्टा थीटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है, एस। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को भी कुछ नाम दे से पुकारते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, तो ये कह सकते हैं वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। वी आर और ओमेगा में ये बेसिक रिलेशन होता है, वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। जब लेंथ में चेंज होगा एक सेकंड में, तो एंगल में भी चेंज होगा। कितना रिलेशन बैठेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब अगली टर्म सीखेंगे
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है इसको अपन सीखेंगे। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उस दौरान सर्कुलर पाथ में चलने के लिए जब चलती है तो सेंटर से उसकी तरफ एक फोर्स लगता है, या ऐसा कह सकते हैं सेंटर की डायरेक्टेड रहती है, वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की डायरेक्टेड रहती है, उस तरफ एक्सेलरेशन रहता है उसका। मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी है, उसका नाम मैं रख रहा हूँ v1। ये इस डायरेक्शन में जाना, इस डायरेक्शन में जाती थी लेकिन मुड़ गई इधर, ठीक है। मान लीजिए कि वो बॉडी पहुंची इस बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पे चेक करते हैं, जाना वो इधर चाह रही थी टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में चाह रही थी, उसकी वेलोसिटी थी v2, लेकिन वो वापस गोल मुड़ गई, है ना। अच्छा, अब यहां पर अपन एक काम कर रहे हैं, इस बी पॉइंट को भी सेंटर से जोड़ देते हैं। ए पॉइंट तो जुड़ा हुआ ही था, इसका नाम होता है रेडियस। ओ से लेकर बी या ओ से लेकर रेडियस, इनके बीच का लीनियर डिस्टेंस ये रहा, ए से लेकर बी तक का, ठीक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा, ये एक ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा है। इस सेंटर का नाम मैं रख देता हूँ ओ। तो आपको ये ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा है, जिसमें ए से लेकर बी तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ए से लेकर बी शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट बना किसके कारण, ये ए से लेकर बी तक की लंबाई बनी किसके कारण, v1 और v2 के कारण। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 थी और बी पे क्या थी, v2। ऐसे ही था। अब एक काम करते हैं अपन, एक तो ये जो ट्राइंगल बन रहा था ना ओ ए बी, इसको अलग से बना देते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, इसको अलग से मैंने बना दिया। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, और ये ए से लेकर बी तक की दूरी, इसका नाम अपन ने एस रखा है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका नाम रख दिया डेल्टा थीटा। ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम रख दिया डेल्टा थीटा। ठीक है, ये एंगल में चेंज हुआ कब हुआ, जब बॉडी ए से बी गई। ए पर वेलोसिटी v1 थी और बी पे v2 थी। इस v1 और v2 वेलोसिटी ने तो ये बीच में एंगल बनाया है, मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी तक का, ये ऐसे किसके कारण बना, v1 और v2 वेलोसिटी के कारण ही तो बना है। तब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो v1 वेलोसिटी है ना यहाँ पर, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उठा के नीचे रख देता हूँ, या फिर इससे मैं अलग से ही इसको बना ही देता हूँ, है ना। इसके जैसा का जैसा सिमिलर एक मैंने बना दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पर एक इस जैसा सिमिलर बना देता हूँ। ये v1, v1 के पैरेलल मैंने यहाँ पर एक नीचे एक लाइन बना दी। ऐसे v2 जो है ना, उसको भी मैं इस जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखिएगा। ये v1 के बाद यहाँ पे v2, तो मैंने v1 को उठाया रख दिया पैरेलली, v2 को उठाया उतने एंगल से रख दिया, एंगल चेंज नहीं करा। अरे v1 से v2 में जब बदलाव हुआ था तभी क्या हुआ था, ए से लेकर बी तक का बदलाव हुआ था, मतलब ये एंगल भी क्या बनेगा, डेल्टा थीटा। मतलब समझ जाओ कि ये जो अपने पास v1 है, इसको उठा के मैं नीचे रख दूं और v2 है उतने एंगल से नीचे रख दूं,
तो V1 से V2 में जो बदलाव हुआ तो ये एंगल बना, और इसी बदलाव के कारण ही तो यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है इस जगह पर। V1 से V2 में चेंज आया तभी तो ये नीचे भी चेंज आया। मतलब मैंने V1 को उठाया यहाँ रख दिया, V2 को उठाया उतने एंगल से यहाँ रख दिया। देखा इसमें एंगल कितना बन रहा था, डेल्टा थीटा, है ना। इसमें जो एंगल बन रहा था वो डेल्टा थीटा, तो इसी के कारण तो ये नीचे भी चेंज आया है। तो नीचे भी एंगल कितना होगा, वही डेल्टा थीटा ही होगा, क्योंकि वो चेंज V1 और V2 के कारण ही तो आया है। वापस एक बार फिर से समझिए कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी V1, बी पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज आया V2, और ये चेंज के कारण ही अब ये ने दोनों पॉइंट को जोड़ दिया और देखा तो एंगल बना है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा एंगल किस कारण से बना, इस V1 और V2 के कारण ही बना है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस कारण से हुआ, इस V1 और V2 के कारण ही हुआ है। तो मैंने पहले तो इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे मैथमेटिकली इस V1 को उठा के यहाँ रख दिया, V2 को उठा के उतने एंगल से यहाँ रख दिया। तो एक खास बात देखेंगे, क्या देखेंगे, जो एंगल V1 और V2 के बीच में बन रहा है वही एंगल नीचे भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो V1 और V2 के कारण ही तो वो नीचे सब खेल हुआ है। ये V1 और V2 के कारण ही तो ये यहाँ पे नीचे खेल हुआ है। तो V1 और V2 के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे रख दिया, वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो V1 से V2 में जो चेंज आया है, इस चेंज को मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा V। वेलोसिटी 1 का जो मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी 2 का जो मैग्नीट्यूड है उसे बोलते हैं स्पीड, वो दोनों की सेम ही होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी। चलिए, तो ये दो ट्रायंगल बन गए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। वापस सीखिए, मैंने क्या बोला, बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही थी, एक जगह पर उसकी वेलोसिटी V1 थी, फिर दूसरी जगह पूछी उसकी वेलोसिटी V2 थी। तो इस V1 से V2 में जब चेंज आया था तब नीचे अपन ने सर्कल में लाइनें खींच के देखी तो एंगल में चेंज हुआ डेल्टा थीटा। फिर अपन ने एक मैथमेटिकल काम करा, V1 को उठाया उतने ही एंगल से V2 को उठा के उसके साथ चिपका दिया। अब देखा कि वहां कितना एंगल में चेंज आ रहा है, उतना ही आ रहा है। V1 से V2 में जो एंगल बन रहा है वही एंगल नीचे भी बनता है, वही एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है, क्योंकि वो नीचे की चीज हुई किसके कारण, V1 और V2 के कारण ही तो हुई। तो जो एंगल V1 और V2 के बीच में होगा वही नीचे भी होगा सर्कल के सेंटर पर। तो ऐसे ही दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो अब बस मैथमेटिकल काम करेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसमें अपन देखें तो दोनों में, पहले ट्रायंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दूसरे ट्रायंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन उसकी रेडियस, उसकी रेडियस को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का। अब दोनों ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे भाई, तो अपन ये भी कह सकते हैं s बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा v बाय v, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब दोनों जगह टाइम से डिवाइड दे रहा हूँ, कुछ टाइम में चेंजेस के कारण ही तो ये सब चेंज हुए हैं। ये समय बदला तभी तो V1 से V2 वेलोसिटी हो गई, तो दोनों जगह मैं टाइम को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन सबसे मेन इक्वेशन है जो कि इस डायग्राम से अपन को नजर आ रही है। फिर दो इक्वेशंस को अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों में एंगल तो सेम ही होंगे, तो दोनों को इक्वेशन को बराबर लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे वो देखिएगा। ये सारा मैथमेटिकल काम कर दिया, V1 और V2 के बीच में जो एंगल बना था वही एंगल नीचे भी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि V1 और V2 के कारण ही तो वो नीचे अंदर का ट्रायंगल बन रहा था। तो जो एंगल V1 और V2 के बीच में होगा वही अंदर के ट्रायंगल में भी होगा। V1 और V2 के बीच में डेल्टा थीटा एंगल है तो अंदर के ट्रायंगल में भी डेल्टा थीटा ही होगा। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों में डेल्टा थीटा की इक्वेशन लगी और दोनों को बराबर लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखिएगा। इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये इधर का v क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये v हो गया, नीचे डेल्टा t है और r है। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, उसको अपन और किस नाम से पुकारते हैं, ध्यान है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी।
एक और ऊपर वेलोसिटी, नीचे ये r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली, v²/r। तो जब कोई बॉडी गोल गोल घूमेगी तब जब उस पर एक्सेलरेशन एक्ट होगा जिसके कारण वो गोल घूम पा रही है, नहीं तो फिर और टेंजेंशियली कहीं और चले जाती। जैसे v1 दे रखा है, v1 की वैल्यू टेंजेंशियली ऊपर दिख रही है, तो अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता, सेंटर की तरफ खींचती नहीं, तब सीधे चल जाती वो। तो सीधे क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि वो सेंटर की तरफ खींच रही है। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन हो रहा है जिससे कि बॉडी टेंजेंशियली कहीं दूसरी जगह नहीं फिक रही, एक पत्थर को धागे से बांधना और उसको गोल गोल घुमाना, तो पत्थर अपने सर्कल में ही घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंटर से उस पर एक फोर्स लग रहा है। और अब अगर तुम उसको बांधना घुमाना हटा दो, फोर्स हटा दो, तो टेंजेंशियली और कहीं चल जाएगा। तो टेंजेंशियली और कहीं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सेंटर की तरफ वो खिंच रहा है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी that maintain its circular motion। ये भी सर्कल के बाहर ना निकल जाए, तो सर्कल में घुमाने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए, सेंटर की तरफ खिंचाव जो चाहिए, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v²/r। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v²/r। अब इसी में अपन और भी अंदर ही अंदर कुछ नई टर्म रख सकते हैं। v को r ओमेगा रख देते हैं, तो r ओमेगा रख दें तो ये कुल मिला के हो जाएगा अपने पास r²ω²/r। एक r से एक r कट जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और हो गया ω²r। तो एक तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है v²/r, लेकिन ω²r भी होता है। चलिए और देखते हैं और भी कुछ हो सकता है क्या। एक फॉर्मूला तो ये, इसी से एक और बना दिया, देखते हैं इसी से और कुछ भी कुछ बन सकता है क्या। ओमेगा को 2π/t भी बोलते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया 4π²/t²r। तो एक फॉर्मूला और आ गया अपने पास। अच्छा, 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये बड़ा ही फेमस रिलेशन है। 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो 1/t² क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। एक और बन गया 4π² फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू r। ये इतने सारे अपन ने फॉर्मूले बना लिए, एक मेन फॉर्मूला था उसी से अपन ने देखा क्या क्या और बन सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला भी, ये सेकंड, उसी से बना है थर्ड, और उस थर्ड से बना है आगे वाला फोर्थ। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं सारी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, सर्कुलर मोशन, उस समय जो एंगल में चेंज आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर है तो आंसर 1 आ जाएगा, उसे बोलेंगे 1 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो तो आंसर 1 आ जाएगा, उसे बोलते हैं 1 रेडियन। अच्छा, 360 डिग्री में 2π रेडियन होते हैं, ध्यान रखना। तो 1 डिग्री को π/180 रेडियन भी कहते हैं। एंगल में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की जो रेट है, एक सेकंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, पर सेकंड कितनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से शो करते हैं। फिर वी आर और ओमेगा में रिलेशन भी, लंबाई चेंज होगी तो एंगल भी निश्चित रूप से चेंज होगा सर्कुलर मोशन में। तो उसमें रिलेशन चाहिए था, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई बॉडी को गोल पाथ में मेंटेन रखने के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। बॉडी की वेलोसिटी v1 थी, फिर चेंज हो गई v2। इस चेंज के कारण अंदर भी चेंज आ गया, एंगल में चेंज आ गया। इस v1 और v2 को उठा के एक ट्रायंगल बनाया, तो वही एंगल जो अंदर बन रहा है वही यहाँ पर भी बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसी के कारण तो अंदर का एंगल बना है। तो दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों में थीटा बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। v1 और v2 वेलोसिटी है, उनका मैग्नीट्यूड v ही होगा, तो v1 और v2 को ट्रायंगल में v लिख देंगे ऑनली, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग है।
मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये। तो इससे फिर अपन ने क्या करा, दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दिया, फिर डेल्टा टी से डिवाइड दे दिया था, टाइम तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। फिर ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन। इसी तो एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ऐसे सोल्व करके देखा तो v स्क्वायर बाय आर आ गया, उसी में v को आर ओमेगा रख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आ गया। उसी में ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख दिया, फिर 1/t को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपने पास रिलेशन आ गए। अच्छा, कुल मिला के आपने ये जितने भी रिलेशन देखे, उसके बाद ये एक और टर्म अपन देखें तो v का फॉर्मूला आप क्या सीखे, आर ओमेगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, d/dt, इधर भी d/dt, तो dv/dt को तो एक्सेलरेशन बोलेंगे सेंट्रीपिटल, आर तो कांस्टेंट है, d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt को क्या बोलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये अपने पास रिलेशन निकला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। इस तरह से सर्कुलर मोशन के दौरान ये सारी टर्म आपको आनी चाहिए। नीट, जेई, बिटसेट, इन सभी एग्जामों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।